क्या दोस्तों आपको पता है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास का नामकरण किस देश ने किया है? आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता किसको कहा जाता है? हिट कोविड ऐप किसने लॉन्च किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास का नामकरण किसने किया है? कुछ दिन पहले यहां अरब सागर में एक तौकते चक्रवात आया था। तौकते चक्रवात ने कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही मचाई और इस तौकते चक्रवात का नामकरण किया था म्यांमार देश ने। लेकिन अब यहां बे ऑफ बंगाल में एक चक्रवाती तूफान आ रहा है और वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से टकराएगा, जिसका नाम रखा गया है यास चक्रवात और इसका नामकरण किया है ओमान देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ओमान देश। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास कौन कौन से राज्यों को असर करेगा? 2 राज्यों को, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को। और इसके प्रभाव से तटीय जिलों में 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और भारी बरसात भी होगी। हमारे भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि तकरीबन 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और भारी बरसात होने की भी संभावना है और इसलिए NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 65 दल तैनात किए हैं और 20 को तैयार रखा गया है। NDRF की 20 टीमों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। और चक्रवाती तूफान तौकते की बात करें तो चक्रवाती तूफान तौकते ने देश के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों में तबाही मचाई। गुजरात में तौकते चक्रवात के कारण 13 लोगों की जान चली गई तो महाराष्ट्र में भी 6 लोगों की मौत हो गई। और तौकते का नाम किस देश ने रखा था? म्यांमार देश ने। और तौकते का अर्थ क्या होता है? तेज आवाज निकालने वाली छिपकली। तो यह दोनों फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। तौकते का नामकरण किया है म्यांमार देश ने और तौकते का मीनिंग होता है तेज आवाज निकालने वाली छिपकली। और यास तूफान का नामकरण इस बार ओमान देश ने किया है और यास का मतलब होता है निराशा। उत्तरी हिंद महासागर में राष्ट्रों ने 2000 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए एक नई प्रणाली का उपयोग करना शुरू किया और उत्तरी हिंद महासागर के 8 देशों के 8 नाम सूचित हुए और इसी तरह 64 तूफान के नाम तय किए गए और लास्ट तूफान आया, इसका नाम था अम्फान और बाद में 8 देशों में 5 देशों को शामिल कर लिया गया। इसी तरह 13 देश हो गए। 13 देशों ने 13 नाम सूचित किए तो वर्तमान में 169 चक्रवाती तूफान के नाम तय है और इसमें यह दूसरा जो तूफान आया है इस साल का, इसका नाम रखा गया है यास। क्लियर? तो इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसको आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा राम मोहन राय। लेकिन हमने राजा राम मोहन राय को याद क्यों किया? क्योंकि 22 मई को राजा राम मोहन राय की जन्म जयंती मनाई गई। राजा राम मोहन राय का पूरा नाम राजा राम मोहन राय, जन्म 22 मई 1772 को हुआ और जन्मभूमि है भारत का बंगाल प्रांत। बंगाल प्रांत में हुगली जिले के राधानगर गांव में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई। मृत्यु स्थान है इंग्लैंड। और हमारे राजा राम मोहन राय बहुत से भाषा के विद्वान थे। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू यानी कि इब्रानी इत्यादि भाषा के ज्ञाता थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के विशेष योगदान की बात करें तो हमारे भारत में सती प्रथा का निवारण,
भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर करके उसे आधुनिक बनाने का प्रयास हमारे राजा राम मोहन राय ने किया था। और राजा राम मोहन राय ने दो संस्थानों की स्थापना की, एक ब्रह्मो समाज और दूसरा यूनिटेरियन एसोसिएशन। दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। उन्होंने स्वयं एक बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी आरंभ की थी। इमेज में आप देख सकते हैं, संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका शुरू की थी हमारे राजा राम मोहन राय ने। तीसरा क्वेश्चन, हिट कोविड ऐप किसने लॉन्च किया? हिट कोविड नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हाल ही में बिहार सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार सरकार। लेकिन हिट कोविड ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने हेतु हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो यह ऐप होम आइसोलेटेड मरीजों की नियमित निगरानी में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेगा और स्वास्थ्य कर्मियों को इस पर डेटा भी अपलोड करना होगा। देखो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रतिदिन घर पर मरीजों का दौरा करेंगे और उनका तापमान और ऑक्सीजन स्तर मापने के बाद ऐप में डेटा फीड करेंगे। इस आंकड़ों की जिला स्तर पर निगरानी की जाएगी। यदि ऑक्सीजन का स्तर 94 से नीचे है तो रोगी को उचित उपचार के लिए नजदीकी समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो इसलिए यह हिट कोविड ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। और यहाँ हम बात करें बिहार की, तो पहले तो मैप में देखें कि यह है बिहार, जिसके अगल बगल में यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर झारखंड और यहाँ पर पश्चिम बंगाल स्थित है। और दूसरी तरफ है यहाँ पर नेपाल कंट्री। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बाबू जगजीवन राम। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और दोस्तों, और भी नए फैक्ट आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह। और बिहार के सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। तो बिहार से जुड़े हुए इतने फैक्ट आज आप याद रख ही लीजिए। चौथा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय स्टार्टअप तथा कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी पहल शुरू की है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप तथा कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निधि फॉर कोविड 2.0 नामक एक पहल शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, निधि फॉर कोविड 2.0। तो यह निधि फॉर कोविड 2.0 का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए योग्य भारतीय पंजीकृत स्टार्टअप और ऑक्सीजन नवाचार, पोर्टेबल समाधान, प्रासंगिक चिकित्सा सहायक उपकरण, नैदानिक सूचना विज्ञान या किसी अन्य समाधान के प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समाधान पेश करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण करने हेतु निधि फॉर कोविड 2.0 हाल ही में लॉन्च किया गया है। और निधि फॉर कोविड 2.0 की आगे बात करें तो यह पहल राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा भारत सरकार का एक विशेष अभियान है जो वर्तमान स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए स्वदेशी समाधानों का समर्थन करता है। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के। सुर्खियों में रहा A76 क्या है? सुर्खियों में रहा A76 एक हिमखंड है जो हाल ही में अंटार्कटिका में हिम क्षेत्र से अलग हो गया है। इमेज में देखिए, यह है एक आइसबर्ग जो कितना बड़ा है? 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना बड़ा है A76 आइसबर्ग। अंटार्कटिका में वेडेल सागर में स्थित रॉन आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से एक विशाल हिमखंड यानी कि हिमशैल जिसका नाम है A76, इसका खंडन हुआ है। आकार है लगभग 4320 वर्ग किलोमीटर और A76 वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है। शायद दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की यह साइड इफेक्ट हो सकती है। और हाल ही में कोपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन द्वारा कैप्चर की गई उपग्रह छवियों में A76 को देखा गया था। यानी कि कोपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन के तहत
इसकी इमेज सैटेलाइट के जरिए कैप्चर की गई और इसमें यह बात सामने आई है। और आगे मैं आपको बताऊं तो हिमशैल यानी कि आइसबर्ग क्या होता है। एक हिमशैल वह बर्फ होती है जो ग्लेशियरों या आइस शेल्फ से टूटकर खुले जल में तैरने लगती है। और शेल्फ के बड़े हिस्से को समय समय पर खंडित करना प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रक्रिया में तेजी आई है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से यह हिमशैल है वो अलग होने में तेजी आई है, तो यह एक साइड इफेक्ट हो सकता है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन FIH एथलीट समिति के सदस्य बने। हाल ही में FIH एथलीट समिति के सदस्य बन गए हैं PR श्रीजेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी PR श्रीजेश। इमेज में आप देख सकते हैं विश्व निकाय के कार्यकारी बोर्ड की वर्चुअल बैठक के दौरान स्टार इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वह 2017 से इस पैनल के सदस्य है। 2017 से इस पैनल के सदस्य है PR श्रीजेश, एक बार फिर से नियुक्त किया गया है। और FIH की बात करें तो FIH जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में स्थित है। FIH की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1924 को फ्रांस की कैपिटल पेरिस में FIH की स्थापना हुई। और FIH के वर्तमान CEO कौन है? थियरी वेल। इमेज में आप देख सकते हैं FIH के वर्तमान CEO, नाम मत भूलिएगा, थियरी वेल। 7वां क्वेश्चन, मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत किसने की? मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार बोले तो उद्धव ठाकरे। मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना का उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र की ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है और इस पहल का लक्ष्य राज्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करना है। और इसीलिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने यह योजना लॉन्च की है। और बात करें महाराष्ट्र की तो यहां आप मैप में देखिए महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर। और महाराष्ट्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत राय चौहान, वो महाराष्ट्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। और पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? शिवाजी और मुगलों के बीच यह पुरंदर की संधि हुई थी। और शिवाजी एक जाने माने मराठा शासक। और महाराष्ट्र राज्य का दूसरा राजधानी शहर कौन सा है? नागपुर महाराष्ट्र राज्य का दूसरा राजधानी शहर है। पहला है हमारे देश की आर्थिक कैपिटल मुंबई। और महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। 8वां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर कब रिटायर होगा? माइक्रोसॉफ्ट का एक जाना माना ब्राउजर जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो 15 जून 2022 को रिटायर होने जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 15 जून 2022। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर को लॉन्च करने के 25 से अधिक वर्षों के बाद 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला किया है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर 1995 में लॉन्च किया गया था, जो 15 जून 2022 को रिटायर हो जाएगा। यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर स्थान लेने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अनुशंसा करता है कि उसके उपयोगकर्ता 15 जून 2022 से पहले माइक्रोसॉफ्ट एज, जो 2015 में लॉन्च किया गया एक ब्राउजर है, इसमें स्थानांतरित हो जाए ताकि अधिक तेज, अधिक सुरक्षित और अधिक आधुनिक ब्राउजिंग अनुभव कर सके। और जब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO कौन है? सत्य नडेला, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC के रेडमंड में स्थित है। और अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग के साथ साथ
समुद्री सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया? भारत और ओमान देश ने सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओमान देश। सल्तनत ऑफ ओमान खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, क्या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। और हाल ही में भारत और ओमान देश के बीच जो साझेदारी है इसमें नवीनीकरण हुआ है। भारत और ओमान द्वारा अपनी तीनों सैन्य सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है। तो भारतीय थल सेना और ओमान की थल सेना के बीच सेना अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसका नाम है अल नजा। वायु सेना अभ्यास का नाम है ईस्टर्न ब्रिज और नौसेना अभ्यास का नाम है नसीम अल बहर। तो तीनों अभ्यास के नाम आपको याद रख लेने हैं। भारत और ओमान के बीच आयोजित किए जाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सेना अभ्यास अल नजा, वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज और नौसेना अभ्यास का नाम है नसीम अल बहर। क्लियर। और अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। हाल ही में विजय पाटिल का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं विजय पाटिल का निधन हो गया। वो एक जाने माने संगीतकार थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संगीतकार थे विजय पाटिल। हिंदी फिल्मों की जानी मानी संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी में से एक लक्ष्मण उर्फ विजय पाटिल का नागपुर में निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की एजेंट विनोद थी। यानी कि हमने बहुत से ऐसे तराने सुने हैं जिसमें संगीत दिया है राम लक्ष्मण की जोड़ी ने। और राम लक्ष्मण की जोड़ी के संगीतकार राम उर्फ सुरेंद्र हेंड्रे का निधन 1976 में ही हो गया था। लेकिन फिर भी यह राम लक्ष्मण की जोड़ी के नाम से ही वर्तमान में बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया था। और 1979 में प्रदर्शित हिंदी फिल्म मैंने प्यार किया से वे सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गए थे। और उन्होंने हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों में संगीत दिया है। तो राम लक्ष्मण की जोड़ी में से हाल ही में लक्ष्मण का निधन हो गया, यानी कि विजय पाटिल का निधन हो गया। 11वां क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कितने रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? कोविड-19 महामारी के कारण हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1500 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1500 रुपये। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तत्काल निर्वाह सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी, जिसके लिए लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में पंजीकरण करा सकते हैं और वो ही लाभ पा सकते हैं। और राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की बात करें तो NISD एक स्वायत्त निकाय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसाइटी अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत है। और हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं श्री थावर चंद गहलोत हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। 12वां क्वेश्चन। हाल ही में UEFA महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती? UEFA महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीत ली है बार्सिलोना ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बार्सिलोना। इमेज में आप देख सकते हैं जीत का जश्न मनाते हुए। बार्सिलोना महिला ने महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीतने के लिए चेल्सी महिलाओं को हराया। किसको हराकर यह ट्रॉफी जीती है? चेल्सी महिलाओं को हराकर। और बार्सिलोना महिला चैंपियंस लीग जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम है। और बार्सिलोना पुरुष और महिला दोनों चैंपियंस लीग जीतने वाला पहला क्लब बन गया है। और यह महिलाओं के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा जीत का अंतर भी था। यानी कि बार्सिलोना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और इसी के साथ हम इस लीग की बात करें तो UEFA चैंपियंस लीग, जिसका दूसरा नाम है चैंपियंस लीग, यूरोप में शीर्ष फुटबॉल क्लब के लिए 1955 के बाद से यूरोपियन फुटबॉल संघों के संघ UEFA द्वारा आयोजित एक वार्षिक महाद्वीपीय क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है, जो हाल ही में बार्सिलोना ने जीत ली है। और 13वां और लास्ट क्वेश्चन।
10 वर्ष बाद कॉर्स फ्लावर नामक दुर्लभ फूल अमेरिका के किस प्रांत में खिला है? इमेज में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा फूल जिसका नाम है कॉर्स फ्लावर, जो हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को प्रांत में खिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में तकरीबन 10 वर्ष बाद कॉर्स फ्लावर नामक दुर्लभ फूल खिला है। कॉर्स फ्लावर नामक फूल का साइंटिफिक नेम क्या है? अमोर्फोफेलस टाइटेनम। क्या? अमोर्फोफेलस टाइटेनम इस कॉर्स फ्लावर फूल का साइंटिफिक नेम है। और यह अति दुर्लभ पौधा प्रत्येक 7 से 10 वर्ष में केवल एक बार ही खिलता है। क्या? प्रत्येक 7 से 10 वर्ष में केवल एक बार ही यह पौधा खिलता है। और कॉर्स फ्लावर को दुनिया में सबसे बड़ा फूल भी माना जाता है। और कॉर्स फ्लावर मूलतः कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में सुमात्रा के वर्षा वनों में यह कॉर्स फ्लावर फूल पाया जाता है, जो हाल ही में खिला है सैन फ्रांसिस्को में। और कॉर्स फ्लावर की लंबाई कितनी है? 10 फीट तक। जी हाँ दोस्तों, यह फुट की हाइट है 10 फीट। और वजन कितना है? लगभग 100 किलोग्राम के आसपास इस फूल का वजन है। और कॉर्स फ्लावर का जीवन काल कितने साल का होता है? 3-4 दशक। क्या? 3-4 दशक यानी कि 30 से 40 साल इसका जीवन काल होता है। और इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN द्वारा वर्ष 2018 में लुप्तप्राय पौधे के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यानी कि IUCN की दोस्तों लुप्तप्राय सूची में भी इस फूल को शामिल किया गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। केरल के नए मंत्रिमंडल का शपथ समारोह कहाँ आयोजित किया गया? केरल के नए मंत्रिमंडल का शपथ समारोह तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है मीरा रावलिया, अनिल डाबे, किंजल प्रजापति, नीलोफर मीर, भरत सावधरिया दसाड़ा, उमा सैनी, भीखाभाई रबारी, वासन सुरेश। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है तिरुवनंतपुरम। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है FA कुरैशी, परमार खुशबू, कल्पेश सिंह चावड़ा, राहुल देवड़ा, दिव्या पटेल, यूनिवर्स बॉस, वाला संजय, पटेल उर्वशी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है तिरुवनंतपुरम। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे कौन थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन चुनिए, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? ऑप्शन सही चुन लिया तो आंसर लिखिए। एक बार आंसर लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।